आज की यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। चलिए इस वीडियो को यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हुंसगी। हुंसगी जो पुरा स्थल है, यहाँ पर किसके अवशेष यानी कि पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर के औजार मिले थे? हुंसगी। हुंसगी ये आपका पड़ता कहां पर है? कर्नाटका में है। कहां पर? ये कर्नाटक राज्य में है हुंसगी पुरापाषाण स्थल। कोल्डिहवा की मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश में है कोल्डिहवा। इनाम गांव कहां पर है? ये है महाराष्ट्र में, घोड़ नदी के किनारे। ठीक है, हुंसगी मैंने आपको बताया ये कर्नाटका में है। इस क्वेश्चन का जवाब भी हुंसगी होगा, जो कि एक पुरा स्थल है। कोल्डिहवा जो है, यहाँ पर किसके अवशेष प्राप्त हुए हैं? यहाँ पर चावल चावल और जानवरों की जो हड्डियां हैं उनके अवशेष कोल्डिहवा पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कहता है कि निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा मुमताज अली। मुमताज अली एक महिला का नाम है, जो कि उन्होंने कहा है कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। ये जो आपकी हैं कौन? मुमताज अली। ये आपकी बंगाली महिला हैं। कैसी हैं? बंगाली लेखिका हैं। ठीक है, तो इन्होंने महिलाओं को शिक्षा देने का अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है। अगर यहाँ पर मैं बात कर लूं, बेगम यहाँ पर है रुकैया सखावत हुसैन। इनकी एक पुस्तक है जो कि बड़ी फेमस है और एग्जाम में पूछी जाती है, सुल्ताना का स्वप्न कहानी। सुल्ताना का स्वप्न कहानी किसकी पुस्तक है दोस्तों? किसकी पुस्तक है? यह है बेगम रुकैया सखावत हुसैन की पुस्तक है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका सेकेंड विकल्प होगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर आ चुका है, मध्यकाल में जनजातीय समूह के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, क्योंकि वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जनजातीय लोगों के पास ना ही पेन होते हैं, ना ही लिखने के लिए कोई कागज उपलब्ध होते हैं, तो एक तरीके से यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। वे उन इलाकों में रहते थे जहां मध्यकालीन शासक गए। ये भी यहाँ पर गलत है। यहाँ पर आपके सभी गलत हैं, परंतु राइट आंसर है जो कि उनके क्या नहीं मिल पाते हैं, बहुत कम उनके बारे में जानकारी मिल पाने का पहला ही यहाँ पर कारण होगा कि वो लिखित दस्तावेज नहीं रखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि ग्रीनविच यामोत्तर समय दोपहर के 12 बजे का है, तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा? तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर आप समझिएगा। 45 डिग्री यहाँ पर पूर्वी देशांतर की बात कही गई है। ठीक है, 45 डिग्री पूर्वी देशांतर की यहाँ पर बात कही गई है। आपको ज्ञात होगा 1 डिग्री में आपके 4 मिनट होते हैं, तो 45 डिग्री में दोस्तों कितने मिनट होंगे? 4 का गुणा आप कर दीजिएगा, यहाँ पर कितना आएगा? 180 मिनट। 180 मिनट में कितने घंटे होंगे? यहाँ पर 180 मिनट में कितने घंटे होंगे? आप कहोगे कि सर 3 घंटे होंगे। कितने? 3 घंटे होंगे। बस आपका 12 बजे का टाइम दिया गया है। पूरब का टाइम हमेशा जोड़ा जाता है ग्रीनविच के टाइम से। 12 में अगर आप 12 बजा हुआ है, 3 आपके आगे टाइम होगा, तो कितना बजेगा? 3 बजे अपराहन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। 3 बजे अपराहन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन में 45 पूर्व ना होकर यहाँ पर कहता, क्या कहता? यहाँ पर आपका पश्चिम दे दिया जाता, 45 आपका यहाँ पर पश्चिम दे दिया जाता, तब आपको क्या करना पड़ता? तब आपको यहाँ पर 3 घंटा आपके आ जाते और आपको भारत का टाइम यहाँ पर है यामोत्तर 12 बजे का, तो 12 में से आपको यहाँ पर 3 घटाने पड़ते, तब आपका यहाँ पर 9 बजे टाइम आता। अगर पश्चिम की बात करता तब, लेकिन पूरब का टाइम हमेशा जोड़ा जाता है, पश्चिम का टाइम हमेशा घटाया जाता है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं, समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तो यहाँ पर तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण, पवन अपर्दन, मानव निर्मित गतिविधि, सैलों का गिरना। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा पहला वाला विकल्प। जो समुद्र की जो तरंगे हैं उनमें जो अपर्दन होता है, निक्षेपण होता है, उसी के द्वारा समुद्र में गुफाओं का निर्माण होता है। स्टेक जो आकृति होती है,
स्टेक भी समुद्र में पाई जाती आकृति है, जो कि दीवार जैसी एक संरचना होती है। कैसी? दीवार जैसी एक संरचना होती है। पहला वाला विकल्प यहाँ पर करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने वाली खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? आपने ग्लोब देखा होगा, इसको बीच से एक रेखा काटती है, जिसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं। पहला वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसका मान 0 डिग्री होता है, 0 इक्वेटर पर स्थित होती है। ऊपर इसके कर्क होती है, नीचे मकर होती है। कर्क का मान यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में होता है। मकर ठीक विपरीत में होती है, 23.5 डिग्री, ये आपकी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होती है। ठीक है, ऊपर वाला भाग ये वाला आपका उत्तरी गोलार्ध है, नीचे वाला आपका दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया विषुवत रेखा, जिसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, जो कि एक काल्पनिक रेखा है, ग्लोब को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, बांटती है। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अक्षांश के बारे में, उत्तर ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में है। नहीं, उत्तर में दोस्तों कौन है? यहाँ पर ये बात करी जा रही है कर्क रेखा की। किसकी? कर्क रेखा का स्टेटमेंट है, ना कि उत्तर ध्रुवीय वृत्त का। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। मकर रेखा जो होती है वो दक्षिणी गोलार्ध से ही होकर गुजरती है। मैंने आपको क्या बताया था अभी? आपको बताया था ग्लोब, बीच में आपकी है कौन सी रेखा? विषुवत। ऊपर है आपकी कर्क, नीचे है आपकी कौन सी रेखा? मकर रेखा। तो ये बीच वाली ऊपर वाला क्षेत्र आपका उत्तरी गोलार्ध होगा, नीचे वाला आपका दक्षिणी गोलार्ध होगा। दक्षिणी गोलार्ध में ये रेखा आपकी मकर है, उत्तरी गोलार्ध में आपकी कर्क रेखा है। तो यहाँ पर मकर रेखा आपकी दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है, करेक्ट दिया गया है। यहाँ पर दक्षिण में स्थित आपकी मकर रेखा होती है, ये भी गलत। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध से होकर गुजरती है, दूसरा वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। ग्लोब पर अक्षांश एवं देशांतर खींचे गए हैं। यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है। यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। यह अंडाकार आकृति में है। ग्लोब की बात कही गई, ग्लोब के बारे में। तो दोस्तों ग्लोब पर अक्षांश देशांतर दोनों ही खींचे हैं, करेक्ट है। यह अपनी अवस्था में झुकी हुई होती है, करेक्ट है। पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप ग्लोब होता है, बिल्कुल करेक्ट है। यह अंडाकार प्रकृति में आकृति में है, अंडाकार आकृति नहीं है। ये ध्रुवों के पास कैसी है दोस्तों? ध्रुवों के पास मैं लिखना चाहूंगा, ध्रुवों के पास चपटी है। और बीच में कैसी है? बीच में उभरी है, इसलिए इसको भू आब के नाम से भी जानते हैं पृथ्वी को। तो यहाँ पर आपका ये गलत है, बाकी यहाँ पर 3 आपके सही हैं। तो डी जिन जिन ऑप्शन में होगा वो यहाँ पर गलत, काटो इसको फटाक से। यहाँ पर बचेगा आपका 4 वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यहां पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, सही कारण चयन कीजिए। यहां पर करेक्ट आंसर होगा आपका बादलों एवं मौसम संबंधित घटनाओं से मुक्त होता है आपका समताप मंडल, इसलिए हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श परत मानी गई है समताप मंडल। यहां पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कॉलम एक कॉलम दूसरा यहां पर मिलान करना है आपको, ठीक है। तो मौसम वाली घटनाएं आपको मालूम होगी किसमें होती है, ये आपकी होती है क्षोभ मंडल में। सी का यहाँ पर फर्स्ट, सी का फर्स्ट आपको किस ऑप्शन में दिख रहा होगा? सिर्फ और सिर्फ विकल्प नंबर 4 में ही दिख रहा होगा, इसलिए 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। मिलान वाले क्वेश्चन आप कैसे करोगे? आप 1 या 2 का मिलान कर लोगे तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन वहां पर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 4 विकल्प करेक्ट आंसर होगा। रेडियो वाली तरंगे मैंने आपको बताई थी वायुमंडल में होती हैं, रेडियो वाली वायुमंडल में, पतली वायु आपकी बहिर्मंडल में, ओजोन परत आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य यानी कि गलत वाला कथन बताना है। बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है, सौर ऊर्जा नवीकरण ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा समाप्त होती है, पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है। गलत वाला आपको बताना है दोस्तों, गलत वाला। गलत मेरे को यहाँ पर आपका 3 वाला होगा, क्योंकि 3 वाला कैसे होगा? क्योंकि ज्वारीय ऊर्जा समाप्त यानी कि समाप्त होती है। ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ठीक है, तो ये जिंदगी में कभी समाप्त ना होने वाली है, बल्कि यहाँ पर समाप्त की बात करी गई, समाप्त होती है, ऐसा नहीं है। जो ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है बायोगैस का, सौर ऊर्जा एक नवीकरण है, जल ऊर्जा भी नवीकरण है, पवन ऊर्जा भी नवीकरण है, ज्वारीय ऊर्जा भी नवीकरण है। पवन पवन जो ऊर्जा होती है इसमें कोई भी प्रदूषण नहीं होता, ये भी करेक्ट है। गलत आपका यहाँ पर 3rd वाला है, इसलिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा गलत वाला, पूछा है आपसे यहाँ पर।
चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी होता है, बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सस्ता होता है? तो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर बात करना चाहूं, किसकी बात करूं, लंबी दूरी होनी चाहिए, भारी आकार वाले सामान को ढोने के लिए सबसे सस्ता जो साधन होता है यातायात का, वो होता है जलमार्ग। जलमार्ग दुनिया का सबसे सस्ता साधन है। महंगा कौन सा है? यहाँ पर लिखना चाहूंगा महंगा, सबसे महंगा आपका वायुयान है, वायु मार्ग सबसे महंगा है, और सबसे सस्ता आपका जलमार्ग है, सबसे सस्ता। याद रखेंगे, दोनों क्वेश्चन पूछे गए परीक्षा में हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए, वह सुझाइए। अनवीकरणीय संसाधनों का, नवीकरणीय संसाधनों का, मानव निर्मित संसाधनों का, अजैव संसाधनों का। यहाँ पर मैं दोस्तों करेक्ट आंसर आपको बताना है। अगर अपने वातावरण यानी कि पर्यावरण को बचाना है तो हमें कैसे संसाधन यानी कि किन संसाधनों का उपयोग करना चाहिए? अनवीकरण का मतलब होता है जो समाप्त हो जाते हैं। अगर समाप्त वाले को यूज करोगे तो वो जल्दी समाप्त होंगे, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, खनिज तेल है, ठीक है, तो इसका नहीं करेंगे। नवीकरण जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ठीक है, तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मानव निर्मित भी खत्म होते हैं, अजैव भी खत्म होते हैं जो चट्टानों से निर्मित होते हैं। दोस्तों करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर नवीकरण संसाधन। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निष्ठा के अधिकार, प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका होगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 जो है ये जल, हवा, पानी सब कुछ प्रावधान करता है, ठीक है, सबके उसका उस पर अधिकार है। ये 21 जो है ये स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, ठीक है, इसको विभिन्न नामों से जानते हैं, याद रखेंगे। यहां पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है? सार्वजनिक जो सभी जगहों पर व्याप्त होती हैं। पुलिस आपकी सभी जगह पर होती है, करेक्ट। न्यायिक सेवाएं भी सभी जगह पर होती हैं, करेक्ट। शैक्षिक सेवाएं भी सभी जगह पर होती हैं, करेक्ट। निर्माण सेवाएं सभी जगह पर नहीं होती हैं, गलत। डी जिन ऑप्शन में होगा वो यहाँ पर गलत इस प्रकार से माना जाएगा। बचेगा आपका 4 वाला, जो कि यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाहूंगा, पूरे यूट्यूब के टीचर को चैलेंज करता हूं अगर वो मेरा जैसा आपको पढ़ा दें, क्योंकि मेरे जितने आप वो क्वेश्चन आपको कराएंगे नहीं, और वो आपको 10-12 क्वेश्चन कराते हैं मात्र घंटों की वीडियो में। ऐसा करने पर आपका टाइम होता है व्यर्थ, ठीक है, तो आपकी इसमें होती है हानि। तो यहाँ पर बात करते हैं अगले प्रश्न की। नीचे दो कथन ए वी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में है। खिलाफत आंदोलन जो जिसको असहयोग आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जो थे उन्होंने उन्होंने खिलाफत को इसमें मिला लिया था। कैसे मिला लिया था वो यहाँ पर बाद की बात है, परंतु यहाँ पर क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी समाप्त करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। बिल्कुल दोस्तों, थोप दी थी, जिससे कि मुसलमान नाराज हो गया था। मुसलमानों को गांधी ने मिलाया, इसीलिए खिलाफत आंदोलन बोला जाने लगा। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। दोस्तों वो लोग चाहते थे कि जो खलीफा है, खलीफा का ही नियंत्रण रहे, परंतु नहीं के कारण गलत हो गया, पहला करेक्ट हो गया। तो ए सही है किंतु बी गलत है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यहां पर आ चुका है, कहता क्या है, इसको थोड़ा जूम करेंगे यहां पर, ठीक है, जिससे आप यहां पर देख पाओ। निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही है? हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम है। बिल्कुल राइट बोला गया दोस्तों, बिल्कुल राइट बोला गया है। बुद्ध ने कहा कि हमारे जो पिछले जन्म के जो हमारे क्या हैं, जो हमारे कर्म हैं, उन्हीं के द्वारा हमें कष्ट प्राप्त होता है, दुख प्राप्त होता है। हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजहों से है। ये भी दोस्तों उन्होंने बोला है, ठीक है, ये भी उन्होंने बोला है कि कष्ट जो है ये हमारी इच्छाओं की वजह से हैं। एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक था। ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा है कि सभी को उनके उपदेश मानने चाहिए, पालन करना चाहिए, परंतु दो यहाँ पर सही है, सी वाला गलत है। सी जिस ऑप्शन में होगा वो यहाँ पर आपका गलत माना जाएगा, हटा दो उसको, बचेगा आपका ए बी। ए बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर कहता है कि निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिबाराव फूले की 1873 में आई किताब समर्पित थी। यानी कि एक इनकी किताब थी ज्योतिबाराव फूले की, जिसका नाम था गुलामगिरी। क्या नाम था? गुलामगिरी। ठीक है, 1873 में आई थी। लेकिन जो ये पुस्तक थी, ये दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका थर्ड वाला, अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए थी। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पर बात करी गई है खुदा की रचना खाते में, उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता है, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था? किसके लिए लिखा गया था? रजिया के लिए लिखा गया था। किसके लिए? रजिया के लिए लिखा गया था। 1336 से 1340 तक चली थी, याद रखेंगे। ओके, यहाँ पर रजिया के बारे में ये कथन कहा गया है। यहाँ पर एक कथन मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। रुद्रमा देवी जो है, इसने भ्रम पैदा किया था पुरुषों जैसा होने का। पुरुषों जैसा होने का भ्रम किसने पैदा किया? रुद्रमा देवी ने पैदा किया था। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर याद कर लीजिएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर रजिया होगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। महाजनपदों के नियमित कर के वसूलने के रूप में सही नहीं है। महाजनपद काल में हर प्रकार से लोगों से कर वसूला जाता था, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कुछ जानवर को चराने वाला हो, चाहे वो संग्राहक हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कुछ भी हो, सबसे लेना पड़ता था उनको। ठीक है, तो आखेटकों संग्राहकों को भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को देनी पड़ती थी। बिल्कुल करेक्ट है। व्यापार में खरीदी जाने वाली वस्तुओं पर भी कर लगाया जाता था। बिल्कुल करेक्ट है। ज्यादातर फसलों पर कर का उपज एक आधा, यानी कि वहां पर हिस्सा निर्धारित नहीं किया जाता था। यानी कि उनको जो मिल जाए बस वही में वो खुश खुश रहते थे। ठीक है, हिस्सा निर्धारित नहीं था, उनको देना जरूर पड़ता था। जानवरों पर भी कर लगाया जाता था, उनके उत्पाद जैसे घी है, दूध है, उनको भी देना पड़ता था। तो यहाँ पर आपका C3 वाला गलत होगा, नहीं वाला आपको बताना था, इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर चुका है। वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जातियां, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, अति पिछड़ी जातियां। यहां पर आपसे पूछा गया है कि वन अधिकार कानून जो कि 2006 में अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? वो स्वीकारता है अनुसूचित जनजातियों को। किसको? अनुसूचित जनजातियों को वन अधिकार कानून 2006 स्वीकारता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को खाली जगह यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की। गाड़ियों में बचाने के लिए, कार्यस्थलों पर, या वैवाहिक संबंधों में, या सड़कों पर? ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा कार्यस्थलों पर। अगर मैं बात करूं, 1997 में एक केस आया था उच्चतम न्यायालय के पास, विशाखा निर्देश की रचना। उसने कहा कि महिलाओं को कार्यस्थल, यानी कि जहां पर वो काम करने जाती हैं, या कई तरीके के कार्यस्थल हो सकते हैं, वहां पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए उन्होंने कहा था। कहां पर? कार्यस्थलों की यहां पर बात की गई है, महिलाओं को कार्यस्थलों पर बचाने के लिए यौन उत्पीड़न से। ठीक है, तो यहां पर सेकंड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहां पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? यहां पर आपको बताना है ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। यहां पर आपके तीन यहां पर आपके ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी दिए गए हैं, बल्कि एक यहां पर नहीं दिया गया है, उसी को आपको यहां पर बताना है। चलिए आते हैं इसके विकल्प पर। पटवारी। पटवारी आप लोग जानते हो, ये तो ग्रामीण से संबंधित है। गांव में जो भूमि होती है उसको मापने का जो काम होता है, भूमि का रिकॉर्ड रखने का काम होता है, वो पटवारी या लेखपाल का होता है। यहाँ पर लेखपाल दे दिया गया। पटवारी या लेखपाल दोनों एक ही बात होते हैं, यानी कि कई कई जगह पर लेखपाल को पटवारी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक ही बात हो जाएगी, यानी कि ये भी ग्रामीण से संबंधित हो जाएगा। भूमि रिकॉर्ड रखने का अधिकारी, ये भी एक तरीके का लेख ही पाल होता है, तो ये भी कौन होगा? ये भी ग्रामीण से संबंधित हो जाएगा। कहां से? ग्रामीण से। ये भी कहां से? ये भी आपका ग्रामीण से।
पहला वाला भी आपका कहां से, ये भी आपका ग्रामीण से। बचा आपका सेकेंड वाला जो कि कहता है कि नगर निगम वार्ड काउंसिलर, ये कहां से संबंधित है, ये तो आपके शहर से संबंधित है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना कौन सा था, जो कि ग्रामीण से बिलोंग ना करता हो, वो करेगा आपका सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पर। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है। द्वितीयक स्रोत भारत का संविधान, जनगणना रिपोर्ट 2011, जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड, हमारे अतीत, फर्स्ट कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक। यहाँ पर द्वितीयक स्रोत आपसे पूछा है सेकेंड वाला, तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कक्षा 6 की जो इतिहास की पुस्तक है वो आपकी यहाँ पर द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है, क्योंकि किसी व्यक्ति ने वहां पर, जैसे आपकी पुस्तक होगी ये प्राचीन इतिहास के बारे में है, पहली पुस्तक जैसे हड़प्पा कालीन होगी, ऋग्वैदिक कालीन होगी, तो उस दौर के बारे में उस पुस्तक में लिखा गया है, जिसको वर्तमान में लोग पढ़ते हैं, वो करती है द्वितीयक स्रोत का काम। और भारत का संविधान थोड़ी ना कोई लोग रोज रोज पढ़ता है, ठीक है, वो एक तरीके का द्वितीयक स्रोत नहीं होगा, यानी कि ये तीनों नहीं होंगे, होगा कौन सा, 4 ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? विधानसभा के सदस्य, संसद के सदस्य, केंद्र सरकार, अटॉर्नी जनरल। यहां पर इसका राइट आंसर होगा केंद्र सरकार। केंद्र सरकार जो है वो राज्यपाल को नियुक्त करती है, याद रखेंगे। जो राज्यपाल होता है ये राज्य में होता है, राज्य का होता है, ठीक है, राज्य में होता है। जो राष्ट्रपति होता है, कौन, जो राष्ट्रपति होता है वो होता है केंद्र में, ठीक है, वो कहां पर होता है, केंद्र में होता है। अगर मैं बात करूं राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। कौन, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति यहां पर करता है। ये आप यहां पर याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। अगर मैं बात करूं राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है, राज्य का फर्स्ट नागरिक, फर्स्ट नागरिक किसको बोलते हैं, बोलते हैं दोस्तों राज्यपाल को। अगर मैं बात करूं देश का पहला नागरिक, देश की अगर बात की जाए तब आपका होगा राष्ट्रपति, याद रखिएगा। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। भारत का शोध संस्थान मैत्री कहां अवस्थित है? परीक्षा में 2 बार क्वेश्चन आपके पूछा जा चुका है, वो भी अलग अलग तरीके से। भारत का शोध मैत्री आपका कहां पर है? ये है अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका जो कि ध्रुवों पर स्थित है, यहाँ पर आपके पोल हैं, ठीक है, यहाँ पर आपका उपस्थित है, जहां पर हमेशा ही बर्फ जमी रहती है, ठीक है, ठंडा प्रदेश है अंटार्कटिका। वहीं पर आपका मैत्री और गंगोत्री, ठीक है, मैत्री और एक है आपका गंगोत्री, ये भारत के शोध संस्थान है 2। तो ये आपके कहां पर स्थित है? ये है अंटार्कटिका में स्थित है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भ्रंतोस्त पर्वत है? भ्रंतोस्त का मतलब होता है ब्लॉक माउंटेन्स, यानी कि ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत को क्या बोलते हैं? मोड़दार भी पर्वत, ठीक है। तो ब्लॉक पर्वत एक तरीके का धसा हुआ पर्वत होता है, जैसे इस प्रकार से ये धसा वाला भाग है ये वाला, तो यही आपका होता है। जब ये जो पहाड़ हैं आपस में इधर इधर आते हैं एक दूसरे की ओर, तब नीचे का भाग जो धस जाता है अंदर की ओर, वही आपका होता है भ्रंश पर्वत, ठीक है। भ्रंश पर्वत को ब्लॉक माउंटेन यानी कि ब्लॉक पर्वत के नाम से भी इसको जानते हैं। अब आपको बताना है, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा बास सेज पर्वत। 4 ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन के बारे में, हिमालय पर्वत कैसा है? ये आपका है युवा पर्वत, ठीक है, यूराल पर्वत हो गया। ये कैसे हैं? ये बलित हैं, यहाँ पर लिखना चाहूंगा बलित पर्वत है। यूराल पर्वत आपका बलित है, हिमालय भी आपका कैसा है? बलित पर्वत है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्कापिंड वायुमंडल में किस परत में आने पर जल जाते हैं? कई बार परीक्षा में रिपीट हुआ है, कम से कम 5 से 6 बार क्वेश्चन आपकी परीक्षा में यहाँ पर रिपीट हुआ है। तो आपको बताना क्या है? पहला ऑप्शन यहाँ पर बताना है मध्य मंडल, मेसोस्फीयर, ठीक है। तो ये जो मंडल है इसमें क्या होता है, जो उल्का पिंड आता है वो आने पर ही जल जाता है, पहला ऑप्शन। अगर मैं बात करूं समताप मंडल में क्या होता है, हवाई जहाज, क्या होते हैं? हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श कौन सी परत है? ये है आपकी समताप मंडल, ठीक है ना, ठीक है। मैंने आपको यहां पर बता दिया। बाह्य मंडल को किस नाम से जानते हैं? इसको आयन मंडल के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, रेडियो वाली जो तरंगे होती हैं
वो यहाँ पर ही आपकी पाई जाती हैं बाह्य मंडल में। अगर मैं बात करूं बहिर्मंडल, जो कि सबसे अंतिम वाला मंडल होता है, इसमें क्या होता है, तमाम जो गैसें होती हैं, बहुत सारी गैसें होती है, वो वहां पर आपकी पाई जाती हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा उल्का पिंड के बारे में। एक चीज और नोट करिएगा, यहाँ पर मौसम वाली घटनाएं कहाँ पर होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। मैं इसलिए आपको यहाँ पर बताता हूं क्योंकि क्वेश्चन हर बार परीक्षा में यहाँ से पूछा जाता है, क्योंकि हर बार पूछा गया है आज तक के सीटेट के इतिहास में। मौसम वाली आंधी तूफान बारिश ओला सब कुछ आपके क्षोभ मंडल में होता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बनेगा, कभी कभी मिलान से भी यहाँ पर बनेगा, कभी कभी कथन से भी बनेगा। तो यानी कि सभी प्रकार के क्वेश्चन यानी कि वायुमंडल वाले टॉपिक से बनते हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है। नहीं यहाँ पर लगा है, यहाँ पर खनिज के बारे में आपको कथन बताने हैं, जो कि गलत कथन की पहचान करनी है। 3 कथन यहाँ पर आपके सही होंगे, 1 कथन यहाँ पर गलत होगा, गलत वाला ही आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। चलिए आते हैं विकल्पों पर। ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ होते हैं। जो खनिज होते हैं ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बोला गया है। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, बिल्कुल सही बोला गया है। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं, बिल्कुल सही बोला गया है। सभी खनिज अधात्विक होते हैं, अधात्विक नहीं होते, गलत बोला गया है। सभी खनिज धात्विक मतलब कि आपके धात्विक भी होते हैं, अधात्विक भी होते हैं। ठीक है, धात्विक में जैसा आपका लोहा आ जाएगा, एल्यूमिनियम आ जाएगा। और अधात्विक की बात करूं जैसे चट्टान में आपके चूना पत्थर आ जाएंगे, ये सभी अधात्विक होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया गया है खनिज के बारे में, तो 4 ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि आपकी परीक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ब्राजील के कंपोस और वेनेजुला के लानोस उदाहरण हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के स्थल, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के, उष्ण कटिबंधीय घास के स्थल के, भूमध्य सागरीय वनस्पति के। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, उष्ण कटिबंधीय घास के स्थल में ब्राजील के कंपोस, वेनेजुला के जो है लानोस, ये घास के मैदान यहाँ पर आ जाएंगे। 3rd ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। एक बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे अगर कभी बात की जाए घास के मैदान की, घास के मैदान 2 प्रकार के होते हैं। कैसे प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है उष्ण कटिबंधीय, दूसरा होता है दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय। यानी कि 2 प्रकार के घास के मैदान यहाँ पर होते हैं। उष्ण जो होता है, उष्ण को सवाना भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सवाना घास के मैदान भी बोलते हैं, जो कि ज्यादातर आपकी अफ्रीका में पाए जाते हैं। उष्ण वाला अफ्रीका में, यानी कि ग्लोब के जो बीचों बीच का भाग है, जहां पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो भाग है, उसी को तो बोलते हैं उष्ण कटिबंध। वहीं अगर मैं बात करूं शीतोष्ण की, किसकी बात करूं, शीतोष्ण की बात करूं, तो इसमें अर्जेंटीना आ जाएगा, अमेरिका आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। अर्जेंटीना के होते हैं पंपास, अमेरिका के होते हैं प्रेरी, और ऑस्ट्रेलिया के होते हैं डाउन्स। ठीक है, तो इतना आप यहाँ पर याद रखेंगे। अफ्रीका में सवाना यहाँ पर आपके पाए जाते हैं। चलिए यहाँ पर एक बार लिख देता हूं, यहाँ पर लिखना चाहूंगा मैं शीतोष्ण, सॉरी यहाँ पर पहले लिखूंगा आपके उष्ण कटिबंध घास के मैदान, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। मैं यहाँ पर उष्ण कटिबंध के बारे में यहाँ पर लिखना चाहूंगा। इसमें आपका सवाना नंबर 1 यहाँ पर डाल लीजिएगा, सवाना। उसके बाद यहाँ पर क्या है आपका कंपोस्ट, क्या है कंपोस्ट, जैसा कि यहाँ पर आपका दिया भी गया है कंपोस्ट, और लानोस भी यहाँ पर आपका दिया गया है। ठीक है, ये किस देश में है, सवाना है आपके अफ्रीका में, और कंपोस्ट है आपके ब्राजील में, लानोस है वेनेजुला में। ये कैसे हैं, ये है उष्ण। ये उष्ण कहाँ पर होती हैं, ये कर्क व मकर रेखा के बीच में पाए जाती हैं। अब मैं यहाँ पर बात करूं शीतोष्ण, किनकी बात करूं, शीतोष्ण की बात करूं, यानी कि ठंडे प्रदेश में जो पाए जाते हैं शीत और उष्ण में, तो ये आपके ज्यादातर अमेरिका में ही पाए जाते हैं। जैसे अर्जेंटीना में आपका हो जाएगा पंपास, क्या हो जाएगा कंपास, और पंपास में डिफरेंट है। ब्राजील में कहते हैं कंपोस, जो कि उष्ण है, लेकिन पंपास ये है आपका अर्जेंटीना में। कहां पर है, ये है अर्जेंटीना में। ठीक है, अमेरिका में बोलते हैं प्रेरी, क्या बोलते हैं, अमेरिका में इसको बोलते हैं प्रेरी। इतना आप यहाँ पर याद रखेंगे, बस आपका हो जाएगा।
आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। ये जो क्वेश्चन है 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये सारे क्वेश्चन करके जाइए, आपको एग्जाम्स में ज़रूर सफलता देखने को मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, अगला वीडियो जो है जल्द ही अपलोड होने वाली है। आप सभी वीडियो को वॉच करते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। और अपना चैनल समझ करके इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।